हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं इंडियन पॉलिटी का एक टॉपिक है। टॉपिक का नाम हमारे राष्ट्रीय एकता। तो राष्ट्रीय एकता जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, नेशनल इंटीग्रेशन। तो उसके बारे में आज सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। बात करें राष्ट्रीय एकता की, तो भारत में क्या है, धर्म, भाषा, जाति, जनजाति, नस्ल, क्षेत्र आदि के रूप में क्या एक विस्तृत विभिन्नता वाला देश है भारत। क्या है, इनके मामले में काफ़ी ज़्यादा विविधताएं पाई जाती है भारत में। अतः देश के चतुर्दिक विकास का मतलब है कि चारों दिशाओं में देश का यदि विकास करना है और संपन्नता के लिए राष्ट्रीय एकता अत्यंत आवश्यक हो जाती है। अगर हमें चारों दिशाओं में अर्थात नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे हमारा मिडिल हो, चाहे साउथ हो, सभी एरियो में यदि विकास करना है तो हमारे लिए राष्ट्रीय एकता बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। लेकिन ज़रूरी तो तब हो जब हमें पता हो कि राष्ट्रीय एकता वास्तव में होती क्या है। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे राष्ट्रीय एकता क्या है। राष्ट्रीय एकता की परिभाषा की बात करें तो बहुत सारे लोगों ने अपने अपने विचार दिए कि राष्ट्रीय एकता क्या होती है। सबसे पहले बात करेंगे मायरॉन वेनर की। क्या मायरॉन वेनर ने क्या बताया कि राष्ट्रीय एकता क्या होती है। राष्ट्रीय एकता का अर्थ है कि देश को विभाजित और विघ्न उत्पन्न करने वाले, क्या देश को विभाजित और विघ्न उत्पन्न करने वाले जो आंदोलन होते हैं, इनको नकारना जरूरी है, इनको बंद करना जरूरी है, इनको खत्म करना जरूरी है। ऐसे आंदोलन जो किस बिना पे खड़े किए गए हैं कि देश को विभाजित करना है, विघ्न उत्पन्न करना है, ऐसे आंदोलन उनको नकारना जरूरी है। साथ ही साथ समाज में राष्ट्रीय और लोकहित धारणा फैलाना है। क्या समाज में राष्ट्रीय और लोकहित धारणा फैलाना है। और ये धारणा कैसी होनी चाहिए, ये संकीर्ण हितों से परे होनी चाहिए। संकीर्ण हित का मतलब होता है अपने छोटे मोटे फायदे के चक्कर में देश को डुबो देने वाली जो भावना होती है कि देश तो चाहे भाड़ में। यदि किसी व्यक्ति के दिमाग में ऐसी मनोस्थिति आ जाती है, ऐसे संकीर्ण विचार आ जाते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि देश सबसे सर्वोपरि होना चाहिए। अपने छोटे छोटे लाभ और छोटे छोटे फायदे सर्वोपरि नहीं होने चाहिए। ये किसका विचार था, हमारे मायरॉन वेनर का। दूसरे की हम बात करते हैं H.A. गनी। क्या H.A. गनी के अनुसार राष्ट्रीय एकता क्या होती है कि राष्ट्रीय एकता एक सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, शैक्षिक प्रक्रिया होती है। कि राष्ट्रीय एकता क्या होती है, एक सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, यहाँ कॉमा भी है या यहाँ पे कॉमा है, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और शैक्षिक प्रक्रिया होती है। जिससे क्या होता है कि लोगों के दिल में एकता, सामाजिक सुदृढ़ता, समग्र विकास की भावना पैदा होती है। अब वही बात की ये कहते हैं कि एक ऐसी भावना होनी चाहिए। क्या एक ऐसी भावना होनी चाहिए जिसमें यदि हम केरल चले जाए, कहाँ चले जाए, केरल चले जाए, तो केरल में वाले लोग राजस्थान से आए हुए लोगों को ऐसा समझे कि हमारे जैसे पड़ोस से आए हैं, या फिर कोई केरल से या फिर तमिलनाडु से, कर्नाटक से कोई भी व्यक्ति नॉर्थ ईस्ट आता है या फिर हमारे नॉर्थ में आता है, तो वैसा ही लगना चाहिए जैसे हमारे पड़ोस में। तो जब तक हमारे दिल के अंदर ऐसी भावना विकसित नहीं होती है, तब तक राष्ट्रीय एकता तो कैसे संभव होगी। इसमें एक समान नागरिक बोध होना चाहिए, अर्थात पूरे देश में ऐसा लगना चाहिए हम पड़ोस में घूम रहे हैं, हमारा पूरा पूरा घर है। चाहे हम केरल चले जाए, चाहे हम मेघालय चले जाए, चाहे अंडमान चले जाए, किसी भी जगह चले जाए हमारे देश के, तो हमें ऐसा होना चाहिए कि हम सब एक ही नागरिक है। राष्ट्र के प्रति ईमानदारी की भावना उसमें उनके बीच बढ़ती है कि हमें देश को आगे बढ़ाना है एक रूप में। तो ये परिभाषा किसने दी थी, H.A. गनी ने। अब हम बात करेंगे डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने कौन सी परिभाषा दी थी। एस राधाकृष्णन के अनुसार देखें तो राष्ट्रीय एकता ईंट और गारे से बन सकने वाला एक घर नहीं है। क्या, जैसे कि अपन को घर बना देते हैं, तो घर जैसे हम ईंट और गारे से मिलकर बना देते हैं, वैसे राष्ट्रीय एकता नहीं बन सकती। यह एक औद्योगिक योजना भी नहीं है, अर्थात ये भाई हम देश के अंदर राष्ट्रीय एकता लानी है, इसके लिए हमें एक योजना बनानी पड़ेगी, तो हम योजना के जरिए भी राष्ट्रीय एकता नहीं ला सकते, जिसे विशेषज्ञों के द्वारा विचार कर लागू किया जा सके। अर्थात हम कोई ऐसी योजना भी नहीं बना सकते जिसमें हम विशेषज्ञ ले लिए, उनके द्वारा विचार किया गया, उन्होंने तय किया कि हम कैसे कैसे राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देंगे, तो ऐसा संभव नहीं है। इसके विपरीत एकता क्या, एक विचार है जो लोगों के मस्तिष्क में जाना चाहिए। क्या, ये एक विचार है जो लोगों के मस्तिष्क में जाना चाहिए। यह एक चेतना है जो विस्तृत रूप से लोगों को में जगनी चाहिए। अर्थात ये एक चेतना है जो लोगों के मन में यदि जगेगी तो तभी क्या राष्ट्रीय एकता बढ़ेगी। और ये विचार किसका था, हमारा एस राधा कृष्णन का। अब हम बात करेंगे रशीदुद्दीन खान साहब। जो रशीदुद्दीन खान साहब है, इनके क्या विचार थे उसके बारे में बात करें तो राष्ट्रीय एकता का अर्थ लोगों के भिन्न वर्गों से बने जो राजनीतिक समुदाय है। राष्ट्रीय एकता का अर्थ क्या है, लोगों के
भिन्न वर्गों से बने जो राजनीतिक समुदाय है या राज्य की समग्रता से, न कि एक रूपता से, एकता से है न कि समानता से, पुनर्मेल से है न कि मेल से, एकत्र करने से है न कि समांगीकरण से। तो रशीदुद्दीन खान साहब के लिए ये परिभाषा थी। तो इस तरह हम आगे बढ़ते हैं। हमने परिभाषा को ठीक से देख लिया और ओवरऑल देखें इस बात को, तो सार रूप में देखें तो राष्ट्रीय एकता की अवधारणा क्या है। तो राष्ट्रीय एकता की अवधारणा में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक सारे के सारे आयाम और उनके बीच के जो आंतरिक संबंध होते हैं, इन सब को शामिल किया जाता है किसमें, राष्ट्रीय एकता। अब राष्ट्रीय एकता तो बहुत हो जाए, सब चाहते भी हैं राष्ट्रीय एकता हो जाए, लेकिन ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो राष्ट्रीय एकता को प्रभावित करती है या फिर कम करने की कोशिश करती है। तो राष्ट्रीय एकता में बड़े बड़े अवरोध है, बहुत सारी बाधाएं आती है। सबसे बड़ी बाधाओं के रूप में देखते हैं तो पहली आती है हमारी क्षेत्रवाद। क्या आती है पहली बाधा, क्षेत्रवाद। क्षेत्रवाद का मतलब होता है उपराष्ट्रवाद, अर्थात देश तो है ही, देश में भी एक हिस्से बने हुए हैं, ठीक है। उपराष्ट्रवाद क्षेत्रवाद की निष्ठा से, अर्थात हम हमारे एरिया को पसंद करते हैं, तमिलनाडु वाले को एरिया को पसंद करते हैं, तो इससे ही पसंद करने को ही हम क्या कहते हैं, क्षेत्रवाद कहते हैं। और हमारी निष्ठा भी अपने क्षेत्र के प्रति होती है। यह किसी विशेष क्षेत्र या राज्य के लिए राष्ट्र की तुलना में अधिक लगाव को इंगित करती है कि हम देश के बजाय अपने क्षेत्र को सर्वोपरि मान लेते हैं। इसमें क्या उप क्षेत्रीयतावाद भी है। इसमें क्या उप क्षेत्रीयतावाद है, जिसके अंतर्गत किसी राज्य के किसी क्षेत्र विशेष हेतु अधिक लगाव होता है। क्या किसी राज्य के किसी विशेष क्षेत्र हेतु अधिक लगाव रहता है देश के मुकाबले। क्षेत्रवाद की बात करें तो भारत में राजनीतिक एकता की एक अनुषंगी प्रक्रिया है। क्या भारत में राजनीतिक एकता की अनुषंगी प्रक्रिया है, यह उन क्षेत्र शेष घटकों के लिए योजना है जिनका राष्ट्रीय राजनीति और राष्ट्रीय संस्कृति में वर्णन नहीं होता और जो नई राजनीति के केंद्र में सम्मिलित नहीं है। इन्हें राजनीतिक संतुष्टता और राजनीतिक बहिष्करण के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो ये इसकी परिभाषा किसकी, क्षेत्रवाद की। अब मेन बात यह आती है कि क्षेत्रवाद क्या है, एक देशव्यापी तथ्य है, अर्थात पूरे देश में फैला हुआ क्षेत्रवाद। सब लोग अपने अपने एरिया को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। अब बात करें स्वयं को निम्न 6 तरीके से क्षेत्रवाद स्थापित करता कैसे। भारतीय संघ के कुछ राज्य जैसे कि हमारे खालिस्तान, द्रविड़ नाडु, मिजो, नागा और बहुत सारे अन्य हैं, ये लोगों के द्वारा अलग राज्य की मांग की जाती है कि हमें तो अलग ही देश चाहिए, राज्य भी नहीं, अलग ही देश चाहिए। वो कैसे कैसे कौन कौन डिमांड कर रहा है, जैसे हमारे जो सिख है पंजाब के, वो हमारे क्या खालिस्तान की डिमांड करते हैं। द्रविड़ नाडु मतलब हमारे तमिलनाडु, केरल, हमारे कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तो ये नीचे के साउथ वाले जो राज्य है ये चाहते हैं हमारे द्रविड़ नाडु नाम से एक अलग ही देश हो। मिजो जो हमारे नॉर्थ ईस्ट का एक राज्य है मिजोरम, उनके लोग हैं। नागालैंड के और भी बहुत सारे राज्य हैं जो अपने आप को अलग चाहते हैं और अलग देश की स्थापना करना चाहते हैं। कुछ क्षेत्र के लोगों के द्वारा अलग राज्य की मांग की जाती है, जैसे तेलंगाना के द्वारा की गई थी। तो अलग राज्य की मांग, तो तेलंगाना को तो राज्य बना दिया। हमारा बोडोलैंड है, ये भी अपना अलग राज्य चाहता है। विदर्भ है, गोरखालैंड है, ये सब क्या चाहते हैं, वैसे तो है तो छोटे छोटे क्षेत्र, लेकिन ये चाहते हैं इनको एक अलग राज्य की दर्जा मिले। कुछ केंद्र शासित प्रदेश के लोगों के द्वारा उनको पूर्ण राज्य की मांग का दर्जा मांगा जाता है, जैसे पुदुचेरी है। पुदुचेरी के लोग कहते हैं कि भैया हमें तो पूरा राज्य बना दो, जबकि ये है क्या, केंद्र शासित प्रदेश। जैसे दिल्ली है, दमन और दीव है, ये सब चाहते हैं कि हमें राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। कुछ राज्य हैं जिनके बीच में अंतर्राज्यीय सीमा विवाद चल रहा है, जैसे हमारे चंडीगढ़ और हरियाणा के बीच में, इनके बीच में क्या सीमा का विवाद चल रहा है कि कौन सा एरिया किसके अंदर आता है। कई राज्यों के बीच में नदी जल विवाद है, तो उनके बीच में क्या है, उनकी नदियों के बीच में पंगा चल रहा है, जैसे कृष्णा, कावेरी, रावी, व्यास और बहुत सारी नदियों को लेके राज्यों में पंगा चलता रहता है। क्षेत्रीय उद्देश्य के लिए संगठनों का गठन। क्या क्षेत्रीय उद्देश्यों के लिए संगठनों का गठन किया जाता है, जो अपनी नीति और उद्देश्यों के अनुसरण के लिए आतंकी गतिविधियों की वकालत करते हैं। जैसे हमारे जो उत्पात होता है, हिंसा की घटनाएं होती हैं, हिंसा की घटनाओं को कई बार ये समर्थन भी कर देते हैं ऐसे क्षेत्रीय संगठन, जैसे कि हमारी शिवसेना है। आपको तो सबको पता ही होगा कि जो हमारी महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र में जो बाला साहब ठाकरे साहब है, तो उनकी जो शिवसेना है, कई बार वो हिंसा भी कर देती है और हिंसा का समर्थन भी कर देती है। हमारी तमिल सेना है, हिंदी सेना, सरदार सेना, लक्ष्मण सेना, तो इस तरह बहुत सारी सेना बनी हुई है। तो ये क्या करते हैं, कई बार हिंसक घटनाएं होती है
तो हिंसक घटनाएं को समर्थन भी कर देती है, साथ ही साथ हिंसक घटनाएं कर भी देती है। तो ये क्या करती है, हमारी राष्ट्रीय एकता को खंडित करने का काम करती है। फिर बात करें जो स्थानीय लोगों की सरकारी पदों, निजी नौकरियों, आज्ञा पत्रों और अन्य प्राथमिकता की वकालत करती है। कई बार क्या करती है कि ये जो हमारी सरकारें होती है क्षेत्रीय, तो ये हमारे जैसे तमिलनाडु की सरकार है, कई बार किसी भी मामले में तमिल लोगों को प्रेफर करती है कि तमिल लोगों को ही हम सरकार में शामिल करेंगे या फिर जो नौकरी देंगे या कोई आज्ञा पत्र देंगे, तो तमिलों को प्राथमिकता देंगे, जबकि पूरे देश में प्राथमिकता नहीं देते तो अन्य लोगों को। कई लोग जैसे ऐसे नारे बना देते हैं, जैसे असम होगा असमियों के लिए, महाराष्ट्र होगा मराठियों के लिए, तो कई बार राजस्थान भी ऐसे कह दे राजस्थान होगा राजस्थानियों के लिए, तो फिर तुम्हारे सारे पतासे के ठेले और ये सब गायब हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये सब हमारे बाहर के राज्यों से आकर यहाँ पे रोजगार ले रहे हैं। तो ऐसा नहीं कहना चाहिए, पूरा देश एक ही है। तो हमने देखा क्षेत्रीयता पहली चीज, जिसे क्षेत्रवाद भी कहेंगे, क्षेत्रवाद के आधार पर हमारे राष्ट्रीय एकता को किस तरह खतरा है। अब बात करेंगे हम सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता की बात करें तो सांप्रदायिकता होती क्या है? किसी भी व्यक्ति के द्वारा धार्मिक समुदाय के प्रति प्रेम। क्या सब अपने अपने धर्म को बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं? जो भी व्यक्ति जिसका जो भी धर्म होता है, कैसा भी धर्म हो, सब अपने अपने धार्मिक समुदाय के प्रति प्रेम रखते हैं। लेकिन इस प्रेम को राष्ट्र के ऊपर मान लेना, अर्थात राष्ट्र के ऊपर इस प्रेम को जब प्राथमिकता दे दी जाती है तथा किसी भी अन्य धार्मिक समुदाय के हितों की कीमत पर क्या अपने सांप्रदायिक हितों को बढ़ावा देना, अर्थात अपने सांप्रदायिक हितों को बढ़ावा देने की कोशिश की जाती है, चाहे इसके लिए हम दूसरे किसी धर्म के जो हित है उसको प्रभावित करें या उनको नुकसान पहुंचा दे। तो ऐसी जब भावना आ जाती है तो इसे हम क्या कहते हैं? सांप्रदायिकता कहते हैं। तो इसके दो पहलू होते हैं। पहला पहलू तो ये होता है कि हम देश की जो प्राथमिकता होती है, राष्ट्र की जो प्राथमिकता है, उसके ऊपर अपनी जो धर्म की प्राथमिकता को ऊपर रख लेते हैं। दूसरी चीज कि हम अपने धर्म की जो प्राथमिकता है उसको प्राथमिकता को दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए या फिर दूसरे को कमतर करने के लिए प्रयोग करते हैं। तो ये सब हमारी किस में आती है? सांप्रदायिकता के अंदर आती है। और इसकी जड़ें क्या ब्रिटिश काल में ही जम गई थी, अर्थात जब हमारा देश पे अंग्रेजों का राज था तब से ही ये चीज़ शुरुआत हो गई थी। जैसे हमारा 1919 के अंदर मुस्लिमों को या मुस्लिम संप्रदाय को जो अलग से पृथक निर्वाचन दिया गया था, 1919 के अंदर हमारे सिखों को और एंग्लो इंडियंस को दिया गया था। 1935 के अंदर हमारे जो दलित भाई थे हमारे, उनको पृथक निर्वाचन तो नहीं दिया गया लेकिन आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। तो इसमें इन अधिनियमों में मुस्लिम, सिख और अन्य को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दिया गया था। तो ये चीज़ें तभी से शुरू हो गई थी। अब सांप्रदायिकता की बात करें तो सांप्रदायिकता को धर्म के राजनीतिकरण से बढ़ावा मिलता है। सांप्रदायिकता को किससे बढ़ावा मिलता है? धर्म के राजनीतिकरण से बढ़ावा मिलता है। जैसे हमारे असीदुद्दीन ओवैसी है, इनकी जो पार्टी अमीम पार्टी, तो ये मुस्लिमों के हितों के लिए बनाई गई। कुछ लोग जैसे हमारे शिवसेना है, हिंदू कार्यकारिणी है, तो बहुत सारे ऐसे संगठन हैं, ये ऐसी पार्टियाँ जो हिंदुओं के हितों के लिए बनाई गई है। तो इससे क्या हमारे राजनीतिकरण को बढ़ावा मिलता है, धर्म की राजनीतिकरण को बढ़ावा मिलता है। और इससे के क्या परिणाम निकलेंगे फिर, तो वो देखें। पहला परिणाम तो आता है धर्म के आधार पर राजनीतिक दलों के गठन किए गए हैं। जैसे हमारा अकाली दल सिखों के लिए, मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए, राम राज परिषद हिंदुओं के लिए, हिंदू महासभा कट्टर हिंदुओं के लिए, शिवसेना और भी ज़्यादा कट्टर हिंदुओं के लिए। तो इस तरह से हमारे धर्म के आधार पर राजनीतिक दलों का गठन किया गया। धर्म के आधार पर प्रभावशाली समूह का उभरना, जैसे हमारे ऐसे समूह जैसे आरएसएस है, तो ये धर्म के आधार पर हिंदू धर्म को प्रसार करने के लिए, विश्व हिंदू परिषद, जमात इस्लामी, एंग्लो इंडियन क्रिश्चियन संघ, तो ये सब अपने अपने धर्म को ऊंचा उठाने के लिए और उनकी जो बातों को प्रखर रूप से रखने के लिए इन संगठनों की स्थापना की गई। कई बार तो क्या है, इन संप्रदायों के बीच में दंगे भी हो जाते हैं, जैसे हिंदू मुस्लिम में, हिंदू सिख में, हिंदू ईसाई बीच तथा बीच के आदि के बीच में बनारस, लखनऊ, मथुरा, हैदराबाद, इलाहाबाद, अलीगढ़, अमृतसर, मुरादाबाद और कई जगह हमने ऐसी सांप्रदायिक हिंसा देखी है जो इन संप्रदायों के बीच में होती रहती है। बात करें आगे तो धार्मिक आकारों पर मतभेद, जैसे कि हमारे मंदिर होते हैं, मस्जिद होते हैं, अन्य होते हैं। जैसे हमारे अयोध्या में राम जन्मभूमि पर मतभेद हो गया और 6 दिसंबर 1992 को कार सेवकों ने जो विवादास्पद बाबरी मस्जिद का ढांचा था इसको नष्ट कर दिया। तो कई बार तो धार्मिक आकारों पर भी मतभेद हो जाता है कि मंदिर को ख़त्म करना है, मस्जिद को ख़त्म करना है, गुरुद्वारे को ख़त्म करना है, या फिर एक दूसरे की जो जो संरचनाएँ होती है, ये जो हमारे धार्मिक स्थल होते हैं, इनको नापसंदगी, तो ये सब इसी से ही पैदा होती है।
बात करें सांप्रदायिकता की समस्या धार्मिक मुसलमानों की रूढ़िवादिता और पाकिस्तान की भूमिका से, साथ ही साथ हमारे हिंदू कट्टरवाद, सरकारी जड़त्व और हमारी जो राजनीतिक दल है और अन्य की जो भूमिका है, चुनावी अनिवार्यता, सांप्रदायिक मीडिया, सामाजिक आर्थिक कारकों, इन सब से हमारी क्या आती है, सांप्रदायिक समस्या पैदा होती है। अब हम बात करेंगे तीसरी समस्या आती है हमारी किससे, जातिवाद से। जातिवाद से कैसे हमारी राष्ट्रीय एकता प्रभावित होती है, इसके बारे में बातचीत करें। जातिवाद का अर्थ है कि सामान्य राष्ट्रीय हित की अपेक्षा किसी जाति वर्ग के प्रति निजी प्रेम से कोई भी व्यक्ति यदि मान लो कोई लीडर बन जाता है, नेता बन जाता है या बड़े पद पर चला जाता है, तो वह अपनी ही जाति के लोगों के प्रति उसका एक निजी प्रेम या सॉफ्ट कॉर्नर रहता है। और यह मुख्य रूप से क्या, जाति के राजनीतिकरण का ही परिणाम होता है। इसकी विभिन्न अभिव्यक्तियों में शामिल है क्या क्या, जाति के आधार पर बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां भी बनती हैं। जैसे हमारे मद्रास में जस्टिस पार्टी बनी थी जनरल की, डीएमके पार्टी, केरल कांग्रेस, रिपब्लिकन पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, तो ये सारी पार्टियां क्या जाति के आधार पर बनी है। फिर हमारे दबाव समूह की बात करें तो दबाव समूह का जाति के आधार पर उभरना, जैसे हमारे एक नादर एसोसिएशन है, तो नाडर समुदाय से संबंधित है, हरिजन सेवक संघ, क्षेत्रीय महासभा और अन्य समुदाय होते हैं, तो ये हमारी जाति के आधार पर बने हुए हैं। चुनाव के दौरान जब पार्टी के टिकट दिए जाते हैं तो पार्टी के टिकट भी हमारे जाति के आधार पर दिए जाते हैं, किस क्षेत्र में किस जाति का बाहुल्य है, तथा राज्य में जाति के आधार पर मंत्रियों का मंत्रिपरिषद में शामिल किया जाता है। यदि मंत्रिपरिषद में तभी शामिल किए जाते हैं जब उस समुदाय के लोग उस राज्य में ज़्यादा होते हैं। विभिन्न राज्यों में ऊंची और निम्न जातियों या प्रभावशाली जातियों के बीच में जाति मतभेद, जैसे हमारे बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, और ये यहाँ पे जाति के बीच में अलग अलग ऊंची नीची के बीच में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट या फिर हमारे झड़प होती ही रहती है जाति के आधार पे। अब बात करें जो आरक्षण है, तो आरक्षण की नीति पर हिंसक मतभेद और विरोध प्रदर्शन भी होते रहते हैं। अब बीके नेहरू साहब की बात करें तो बीके नेहरू साहब ने इस बात पर ध्यान दिया कि सांप्रदायिक निर्वाचन ब्रिटिश समय से अभी भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण के रूप में मौजूद है। अर्थात जब आरक्षण की बात आ जाती है तो हमारे जातिगत आधार पर एक दूसरे से मतभेद होना शुरू हो जाते हैं। वे जाति के उत्थान पर बल देते थे तथा लोगों को उनकी जाति के प्रति जागरूक करते थे। यह राष्ट्रीय एकता के लिए अनुकूल या सही नहीं है। ये हमारे कौन मानते हैं, हमारे बीके नेहरू साहब मानते हैं, और ये मानते हैं तो इनको मानने दो। तो वही बात है कि कुछ चीज़ें सही होती है, कुछ चीज़ें गलत होती है, तो जो गलत होती है उनको नकारना चाहिए। राज्य स्तर की बात करें तो राज्य स्तर पर राजनीतिक मूल से अधिक संख्यक जाति है, जो राजनीतिक मूल से अधिक संख्यक जाति है जिनकी संख्या ज़्यादा है और वर्ग, इनके बीच में हमेशा विवाद होता रहता है। जिनकी संख्या ज़्यादा है और जिनका वर्ग ज़्यादा है उनके बीच में हमेशा विवाद रहता है। जैसे हमारे आंध्र प्रदेश में कामा बनाम रेड्डी के बीच में हमेशा लड़ाई चलती रहती है। कर्नाटक में लिंगायत और बोकालिंगा, इन दोनों के बीच में लड़ाई चलती रहती है। केरल में हमारे नायर और इझावा के बीच में, गुजरात में बनिया और पाटीदार के बीच में, बिहार में भूमिहार और राजपूतों के बीच में, हरियाणा में जाट और अहीर के बीच में, उत्तर प्रदेश में जाट और राजपूतों के बीच में, असम में कालिता बनाम अहोम, इनके बीच में हमेशा लड़ाई चलती ही रहती है। ये हमने देख लिया। अब जातिवाद की बात करेंगे। भाषा के आधार पे क्या पंगा चलता रहता है उसके बारे में देखें तो भाषावाद का अर्थ है किसी भी भाषा के प्रति प्रेम और अन्य भाषा बोलने के वाले लोगों से घृणा। हम जो बोलते हैं उससे तो हमें प्रेम है और जो दूसरे बोलते हैं उससे हमें घृणा है। इसे हम क्या कहते हैं, भाषावाद कहते हैं। और भाषावाद का विशेष क्षेत्रवाद, सांप्रदायिकता, जातिवाद की तरह राजनीतिक प्रक्रिया का ही परिणाम है। अर्थात सरकारें और जो हमारे नेता है इस चीज़ को भड़का देते हैं और भड़का के इसको एक बहुत बड़ा मुद्दा बना देते हैं। अब बात करें, इसके दो आयाम होते हैं। पहली बात तो जब हमारे राज्यों का गठन किया गया था तो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। और दूसरा जो संघ की राजभाषा का निर्धारण, अर्थात हमारे केंद्र सरकार किस भाषा में बातचीत करेगी, ये दो कारण थे हमारे भाषा के मेन मुद्दे। पहला मुद्दा तो क्या रहा कि हमारे जो राज्यों का पुनर्गठन किया गया, तो राज्यों को पुनर्गठन के बाद क्या है कि भाषा के आधार पर राज्य बने। पहला तो ये मुद्दा बना। दूसरा मुद्दा ये था कि केंद्र सरकार किस भाषा में बातचीत करेगी, किस भाषा में सारे कामकाज करेगी। तो पहला आता हमारे भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की जो देशव्यापी मांग थी। इसके कारण पहली बार हमारे भाषा के आधार पर तेलुगु भाषी राज्य
आंध्र प्रदेश बनता है। आंध्र प्रदेश राज्य हमारे 1953 में और मद्रास से अलग होकर बनता है। इसके परिणामस्वरूप 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग बन के द्वारा जो सुझाव दिए गए, उनके आधार पर राज्यों का भाषा के आधार पर विस्तृत रूप से पुनर्गठन किया गया। कि जैसे हमारे हिंदी भाषी राज्य हरियाणा बनाया गया, तो हमारे पंजाबी भाषा राज्य हमारे कौन बनाया गया? पंजाब बनाया गया। जैसे हमारे गुजराती भाषा राज्य हमारे गुजरात बनाया गया, तो मराठी भाषा राज्य हमारे कौन सा बनाया गया? महाराष्ट्र बनाया गया। जो हमारे कन्नड़ भाषा राज्य हमारे कर्नाटक बनाया गया, तो तमिल भाषा राज्य हमारे तमिलनाडु बनाया गया। तो मलयालम भाषा वाला हमारा केरल बनाया गया। तो इस तरह से उड़िया भाषा बोलने वाला उड़ीसा, तो हमारे असमिया भाषा बोलने वाला असम। तो इस तरह से भाषा के आधार पर काफ़ी सारे राज्यों का गठन होता है। लेकिन इसके बावजूद राज्य का राजनीतिक नक्शा लोक समर्पित दबाव और राजनीतिक दशा के कारण लगातार बदलता रहा, जिसके परिणामस्वरूप बम्बई, पंजाब, असम इनको बांट दिया गया। और अगर ऐसा होता तो ये कभी भी नहीं बढ़ते। 2024 तक आते आते हमने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 1956 में जो 14 और 6 थी, अब ये बदलते बदलते कितने राज्य हो गए? राज्य तो हमारे 28 हो गए और केंद्र शासित प्रदेश कितने रह गए? 8 रह हो गए। अगर ऐसा होता तो ये कभी भी चेंज नहीं होते, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अब बात करें राजभाषा अधिनियम 1963 के कानून की, तो इस कानून के द्वारा हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में दर्जा देने से दक्षिण भारत और पश्चिम बंगाल में हिंदी विरोधी आंदोलन ने जन्म ले लिया। कि जैसे हमारे राजभाषा अधिनियम 1963 पारित हुआ, जिसमें ये कहा गया कि हिंदी को हमने क्या माना है? संघ की राजभाषा के रूप में दर्जा देने की बात कर दी। तो हमारे जो साउथ के राज्य है, दक्षिण भारत के राज्य जहाँ हिंदी नहीं चलती है, और जो हमारे पश्चिम बंगाल है जहाँ पे बंगाली चलती है, तो इन राज्यों में एक आंदोलन चला, हिंदी विरोधी आंदोलन, हम हिंदी को बायकॉट करते हैं। तब केंद्र सरकार ने आश्वासन दिया कि जो हमारे गैर हिंदी राज्य है जहाँ पे हिंदी भाषा नहीं बोली जाती, तो गैर हिंदी भाषा बोलने वाले राज्य जब तक चाहे अंग्रेजी को एक सहायक भाषा के रूप में, राजभाषा के रूप में जारी रख सकते हैं। उनको कह दिया कि तुम पे हिंदी नहीं थोप रहे, तुम चाहो जब तक तुम इंग्लिश को काम में ले सकते हो। तुम्हारे क्षेत्र की भाषा तो है ही, लेकिन एक दूसरी भाषा के रूप में तुम क्या एक इंग्लिश भाषा को काम में ले सकते हो। इसके अलावा स्कूल तंत्र के लिए एक त्रिभाषा फॉर्मूला लागू किया गया, जैसे हमारे अंग्रेजी, हिंदी और उनके क्षेत्र की कोई भाषा क्या है, स्कूल के लिए 3 भाषा फॉर्मूला लागू किया गया, अंग्रेजी, हिंदी और क्षेत्रीय भाषा। लेकिन इसका भी विरोध किया गया। कैसे? कि तमिलनाडु ने तमिल और इंग्लिश को तो लागू कर दिया, लेकिन हिंदी को लागू नहीं किया। 2 भाषा ही रखी वहाँ पे। हिंदी मतलब पढ़ाएंगे ही नहीं, हम आने ही नहीं देंगे बच्चों को हिंदी के बारे में, तो के द्वारा अभी तक लागू नहीं किया गया। मतलब वही त्रिभाषा फॉर्मूला आज तक भी लागू नहीं हुआ। परिणाम स्वरूप क्या है? हिंदी भाषा की समग्र संस्कृति को लोक भाषा के रूप में नहीं उभर पाई है। जैसे कि संविधान के निर्माताओं की परिकल्पना की गई थी कि हमारे पूरे देश में क्या हिंदी को फैलाना है, लेकिन आज भी नहीं फैली है ये। भाषावाद की परेशानी हाल ही के समय में कुछ क्षेत्रीय दलों के बढ़ने के कारण और भी बढ़ गए। जैसे हमारे टीडीपी है, एजीपी है, शिवसेना है, इस तरह के और भी क्षेत्रीय दल बढ़े। अर्थात जब हमारे जो शिवसेना के लोग ये कहते हैं जय महाराष्ट्र, तो इससे एक क्षेत्रवाद की भावना विकसित होती है। अर्थात महाराष्ट्र किसके लिए? मराठी के लिए। जब कई बार तो क्या होता है, जो बिहारी, बंगाली या फिर जो हमारे उत्तर प्रदेश के लोग हैं, जो मजदूर लोग हैं, कमाने के लिए कर्नाटक, महाराष्ट्र ऐसे एरिया में जाते हैं, तो उनको अकेला पाकर उन पर हिंसक घटनाएं भी हो जाती है। अब इन सब को रोकने के लिए सरकार ने क्या किया? सरकार के द्वारा एक परिषद की घटना की गई, जिसे कहते हैं राष्ट्रीय एकता परिषद, जिसकी स्थापना की गई। तो राष्ट्रीय एकता परिषद की बात करें तो इसका गठन 1961 में अनेकता में एकता के सिद्धांत पर केंद्रीय सरकार के द्वारा दिल्ली में हुई एक राष्ट्रीय सभा के लिए लिए गए निर्णय के साथ ही हो गया था। तो इसकी स्थापना कब हुई? 1961 में। किसकी स्थापना हुई? राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना हुई थी। कहाँ पे? दिल्ली में। इसमें अध्यक्ष के रूप में हमारे प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, राज्यों के जो मुख्यमंत्री, राजनीतिक दलों के 7 सदस्य, यूजीसी का चेयरमैन, 2 शिक्षा शास्त्री, एससी और एसटी आयोग का आयुक्त, प्रधानमंत्री के द्वारा मनोनीत 7 सदस्य शामिल होते हैं। तो इसमें बात करें राष्ट्रीय एकता परिषद में कौन कौन शामिल होता है? अध्यक्ष तो हमारा प्रधानमंत्री होता है। बाकी कौन कौन होते हैं? हमारे केंद्रीय गृह मंत्री होता है, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। इस परिषद में कौन कौन होते हैं? सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। जितने भी राजनीतिक दल है उनके 7 सदस्य होते हैं। ठीक है। यूजीसी है तो यूजीसी का चेयरमैन होता है,
दो बढ़िया बढ़िया शिक्षा शास्त्री होते हैं। SC ST आयोग का जो आयुक्त होता है, दोनों के 2 आयुक्त होंगे, वो आता है। और प्रधानमंत्री यदि 7 आदमी को चाहे अलग, तो वो भी इसके अंदर आ सकते हैं। अब परिषद को निर्देशित किया गया है कि उसको कहा गया है कि वह राष्ट्रीय एकता से संबंधित जितने भी परेशानियां हैं उनका परीक्षण करे और इससे निपटने के लिए जो समस्या हमने चेक किए, इन समस्याओं से निपटने के लिए आवश्यक सुझाव दे। परिषद ने क्या राष्ट्रीय एकता के लिए विभिन्न तरह के सुझाव दिए हैं। समय समय पर परिषद ने क्या किया, बहुत सारे सुझाव दिए हैं। हालांकि ये सुझाव केवल कागज पर ही रहे, इन्हें लागू करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने किसी भी तरह का कोई प्रयास नहीं किया। बहुत सारे प्रयास किए गए, लेकिन प्रयास तो केवल कागज तक ही सीमित रहे। अब बात करें 1968 की। 1968 में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय एकता परिषद का फिर से पुनर्गठन किया और इसका आकार 39 से बढ़ा के 55 सदस्यों तक बढ़ा दिया। अर्थात पहले तो 39 सदस्य ही थे, अब कितने हो गए, इसमें 55 सदस्य हो गए। अब इसमें क्या, उद्योग, व्यापार और मजदूर संगठन के जो प्रतिनिधि है इनको भी शामिल कर लिया गया। पहले क्या है, केवल बड़े बड़े लोग थे, बड़े बड़े नेता वाले लोग थे, तो उनको शामिल किया गया था। लेकिन अब क्या, उद्योग, व्यापार और मजदूर संगठन, इनके जो प्रतिनिधि थे इनको भी इसमें शामिल किया गया। कब, 1968 में। जो ये परिषद है, तो परिषद की बैठक हमारे श्रीनगर में हुई थी। कब, 1968 की। और इसमें राष्ट्रीय अखंडता की जड़ों को कमजोर करने वाली जितनी भी प्रवृत्तियां थी, इनके भर्त्सना संबंधित एक प्रस्ताव जारी किया गया। क्या जारी किया गया कि जितने भी चीज़ें हैं जो राष्ट्रीय अखंडता को प्रभावित करती है, उन सबको हमें ख़त्म करना है। इसने राजनीतिक दलों, संगठनों और प्रेस से राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए समाज के सृजनात्मक बलों का आग्रह किया कि ऐसी चीज़ों को हमें आगे बढ़ाना है जिसकी वजह से हमारी राष्ट्रीय एकता बढ़े। इसने क्या, क्षेत्रवाद, सांप्रदायिकता और भाषावाद पर रिपोर्ट देने के लिए 3 समितियों का गठन किया। किसके लिए, क्षेत्रवाद, सांप्रदायिकता और भाषावाद पर रिपोर्ट देने के लिए कितनी समितियां बनी, 3 समितियों का गठन किया। हालांकि वास्तविक रूप में कुछ भी नहीं हुआ। फिर ये सब फिर कहाँ रहा, कागजों तक ही सीमित रहा। अब बात करेंगे 1980 की। 1980 में केंद्र सरकार ने दोबारा 1980 में केंद्र सरकार ने दोबारा राष्ट्रीय एकता परिषद का पुनर्गठन किया, जो पूर्णतः अप्रचलित हो गई थी। अर्थात ना तो कोई बैठक होती थी, और बैठक होती थी तो चाय नाश्ते तक ही सीमित थी कि भैया समोसा गर्म लेके आना और चाय गर्म ही लगेगी। मैं चाय नहीं पीता, मैं कॉफ़ी पीता हूँ। इन्हीं मुद्दों पर बहस होती थी। प्रधानमंत्री साहब ये खाएंगे और मंत्री साहब ये खाएंगे, और वो वहाँ खाएंगे, किसके लिए कौन सी गाड़ी लगेगी। तो केवल यहीं तक सीमित हो गई थी ये। इसकी सदस्यता को और विस्तृत किया गया, अर्थात इसमें और भी सदस्यों को शामिल किया गया। इसके एजेंडे में चर्चा के लिए 3 विषय, थेरू सांप्रदायिक संप्रदाय सद्भाव की समस्या ये गलत है, 3 विषय थे, थेरू नहीं है ये रू गलत शब्द हो गया। ठीक है, इसकी चर्चा के लिए क्या 3 विषय थे। 3 विषय कौन कौन से हमने देख लिया कि हमारे कौन कौन से थे, भाषावाद, क्षेत्रीयवाद, क्षेत्रीयता और सांप्रदायिकता। क्षेत्रवाद, सांप्रदायिकता और भाषावाद, ये 3 विषय थे। सांप्रदायिक सद्भाव की जो समस्या है, उत्तर पूर्व क्षेत्र में अशांति, नए शिक्षा निकायों की आवश्यकता, ये सब हमारे 3 इसके मुद्दे थे। कौन कौन से, सांप्रदायिक सद्भाव की समस्या, उत्तर पूर्व में अशांति और नए शिक्षा निकायों की स्थापना वो आवश्यकता। अब ये जो परिषद थी, तो परिषद ने राष्ट्रीय एकता पर सांप्रदायिक और अन्य विभाजित बलों के प्रहार पर नियमित नजर रखने के लिए एक स्थायी समिति की घटना की, मतलब गठित किया। इसको एक राष्ट्रीय समिति का गठन किया। अब 1986 आ गया। 1986 तक आते आते क्या, 1986 में राष्ट्रीय विकास परिषद को फिर से पुनर्गठित किया गया और इसकी सदस्य संख्या में और ज़्यादा वृद्धि कर दी गई। इसमें पंजाब में आतंकवाद को राष्ट्र की एकता, अखंडता और धर्मनिरपेक्षता पर हमला माना। इसमें क्या माना गया कि जो पंजाब में आतंकवाद फैल रहा है, ये भिंडरावाले का टाइम है, जब हमारे इंदिरा गांधी जी की मृत्यु हो गई थी 1984 में। तो उसके बाद क्या, जो वो वाला एरिया था जो हमारे ऑपरेशन ब्लू स्टार किया गया था पंजाब में, तो उसको धर्मनिरपेक्षता पर हमला माना। किसको, जो हमारे पंजाब में आतंकवाद बढ़ रहा है उसको। इस संबंध में इसने पंजाब में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के लिए एक प्रस्ताव पारित किया। परिषद ने नियमित आधार पर कार्रवाई के लिए एक 21 सदस्यीय समिति का गठन किया। परिषद से सांप्रदायिक सद्भाव और राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के लिए अल्प अवधि और दीर्घ अवधि के प्रस्ताव के लिए कहा कि हमें कुछ ऐसे प्रस्ताव दो जो थोड़े टाइम के लिए हो, कुछ ऐसे प्रस्ताव दो जो एक लंबे समय तक कार्य करे। तो ये हमें 1986 की जो बैठक हुई थी उसमें तय किया गया। फिर 1990 में जो हमारे राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार थी, VP सिंह की सरकार,
तो उनकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय एकता परिषद का फिर से पुनर्गठन किया गया और इनकी सदस्य बढ़ते 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 चाय नाश्ते वाली 101 तक बढ़ गई। अब इसके अध्यक्ष के रूप में हमारे प्रधानमंत्री जी होते थे, कुछ केंद्रीय मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों के नेता, महिला, उद्योग, व्यापार, क्षेत्रीय और शैक्षिक, पत्रकार, सार्वजनिक व्यक्तित्व के प्रतिनिधि, ये सब लोग इसके अंदर जाके शामिल हो जाते थे। इसमें चर्चा के लिए बने कार्यक्रम के विभिन्न मुद्दे होते थे। कौन कौन से? जैसे पंजाब और कश्मीर की समस्याएं हैं, अलगाववादियों के ऊपर हिंसा है, सांप्रदायिक सद्भाव है, अयोध्या में जो राम जन्मभूमि है, बाबरी मस्जिद समस्या, तो ये सारी समस्याओं पर बहुत सारी चर्चा होती थी, लेकिन परिणाम कुछ भी निकल के नहीं आता था। इसका कोई ठोस परिणाम नहीं निकला। 2005 में जब हमारी संयुक्त प्रगतिशील मोर्चा सरकार थी, यूपीए सरकार थी, जिनके प्रधानमंत्री बनते हमारे मनमोहन सिंह, इनकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय एकता परिषद का फिर से पुनर्गठन किया गया। अब 101 से बढ़ा के 103 सदस्य इसकी सदस्य संख्या कर दी। अब इसकी बैठक 1992 के 12 साल बाद आयोजित हुई थी। कब? 2005 में। कुछ केंद्रीय मंत्रियों के अलावा राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ परिषद में राष्ट्रीय आयोगों के अध्यक्ष, प्रसिद्ध लोग, उद्योगपति, मीडिया, श्रमिक, महिलाओं आदि के प्रतिनिधियों को इसमें शामिल किया गया। यह परिषद क्या राष्ट्रीय हितों से संबंधित मुद्दों की ओर ज़्यादा प्रभावी ढंग से तरीके से ध्यान दे रही थी और उनके क्रियान्वयन पर बराबर नजर रख रही थी और उनकी सिफारिशें भी दे रही थी, लेकिन इतने भी कोई कारगर साबित नहीं होती। राष्ट्रीय एकता परिषद की 14वीं बैठक हमारे उड़ीसा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर आदि राज्यों में जो सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे के बीच हमारे 2008 में संपन्न हुई थी। कि इनके बीच में तो दंगे हो रहे हैं और हमने क्या की? 14वीं बैठक संपन्न की। SC, ST और अल्पसंख्यकों के साथ ही अन्य सभी वर्गों में शिक्षा का प्रसार, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने वाले कारक, क्षेत्रीय, जातीय, धार्मिक असमानता को दूर करना, अतिरेकवाद का निषेध, अल्पसंख्यकों के बीच धार्मिक सहिष्णुता तथा सुरक्षा, सतत विकास आदि मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा की गई। किसमें? हमारी 14वीं बैठक। अब हम बात कर लेते हैं कौन कौन सी बैठकें हुई थी, इन बैठकों के बारे में थोड़ी थोड़ी और जानकारी ले लें। पहली बैठक हमारी 2 और 3 जून 1962 को हुई। दूसरी बैठक हमारी 20 से 22 जून 1968 को। तीसरी बैठक हमारी 12 नवंबर 1980। चौथी बैठक हमारी 21 जनवरी 1984। पांचवी बैठक हमारी 7 अप्रैल 1986। छठी बैठक हमारी 12 सितंबर 1986। सातवीं बैठक हमारी 11 अप्रैल 1990। सातवीं बैठक हमारी 11 अप्रैल 1990। आठवीं बैठक हमारी 22 सितंबर 1990। नवीं बैठक 2 नवंबर 1991। 10वीं बैठक 31 दिसंबर 1991। 11वीं बैठक 18 जुलाई 1992। 12वीं बैठक हमारी 23 नवंबर 1992। 13वीं बैठक हमारी 31 अगस्त 2005। 14वीं बैठक हमारी 13 अक्टूबर 2008। 15वीं बैठक हमारी 10 दिसंबर 2011। 16वीं बैठक हमारी कब हुई? 16वीं बैठक हमारी 23 सितंबर 2013। और 16वीं बैठक के बाद में जब हमारी यूपीए सरकार थी, मनमोहन सिंह सरकार थी, तो उसके बाद हमारे 23 सितंबर 2013 के बाद में कोई भी बैठक नहीं होती है। हमारी ये लास्ट बैठक थी, उसके बाद कोई भी बैठक नहीं होती है। तो अप्रैल 2010 में यूपीए सरकार ने राष्ट्रीय एकता परिषद का फिर से पुनर्गठन किया, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री बनाए गए। राष्ट्रीय एकता परिषद के सदस्य अब 103 से बढ़ के कितने हो गए? 147 सदस्य हो गए, जिसमें हमारे सारे केंद्रीय मंत्री आ जाएंगे, लोकसभा राज्यसभा के विपक्ष के नेता, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, ये सब लोग इसमें शामिल हो गए। इसमें राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों के नेता, राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष, प्रमुख पत्रकार, सार्वजनिक व्यक्तित्व, व्यवसाय और महिला संघों के प्रतिनिधि भी सदस्य होंगे। इसका मुख्य उद्देश्य क्या? मुख्य रूप से राष्ट्रीय एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के उपाय सुझाना है। अक्टूबर 2010 में सरकार ने राष्ट्रीय एकता परिषद की एक स्थायी समिति की गठन की। क्या किया? 2010 में राष्ट्रीय एकता परिषद की एक स्थायी समिति बना दी कि जो इस बारे में विचार करेगी कि हमें किस तरह से राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना है। इस समिति की अध्यक्षता कौन करते हैं? हमारे गृह मंत्री करते हैं, जबकि 4 केंद्रीय मंत्री, 3 मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय एकता परिषद के 5 संयोजित सदस्य भी इसके सदस्य होंगे। यह समिति क्या राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठकों की एजेंडा निर्धारित करती है कि जब भी हम बैठक करेंगे तो क्या हमारा एजेंडा होगा। अब पता नहीं इस समिति को बनाने की क्या जरूरत पड़ी, क्यों? क्योंकि अब तो हमारी कोई बैठक होती ही नहीं है, तो एजेंडा बना के क्या करेंगे। राष्ट्रीय एकता परिषद की 15वीं बैठक हमारी सितंबर 2011 में हुई।
बैठक के एजेंडा में मैंने क्या रखा, सांप्रदायिकता और सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के उपाय। सांप्रदायिक हिंसा क्या है, विधेयक पर दृष्टिकोण और हमारे सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा देने के उपाय, भेदभाव समाप्त करने के उपाय, विशेषकर अल्पसंख्यकों अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ नागरिक अशांति की स्थिति में राज्य और पुलिस के कर्तव्य, धर्म और जाति के नाम पर युवाओं में अतिवाद को रोकने के विषय, ये सब इसके अंदर शामिल किए गए थे हमारी 15वीं बैठक के एजेंडे के रूप में। जो NIC है मतलब नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल मतलब राष्ट्रीय एकता परिषद की 16वीं बैठक हमारी 29 अगस्त 2013 को हुई, जिसमें एक संकल्प पारित किया गया और इसमें क्या, हिंसा की बरसत न की मतलब हिंसा की बुराई की गई। सभी समुदायों के बीच में भाईचारा बढ़ाने के लिए सभी उपाय करने और लोगों के बीच सभी तरह के भेदों और विवादों का जो समाधान कानूनी ढंग से करने के लिए, साथ ही साथ SC और ST जातियों का अत्याचार की निंदा, यौन दुर्व्यवहार की निंदा, महिलाओं को समान अवसरों के साथ अपने सामाजिक आर्थिक विकास की पूरी आज़ादी, साथ ही साथ सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी समय उनकी सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने पे एक राय बनी। और ये हमारी लास्ट बैठक थी, इसके बाद कोई बैठक ही नहीं होती है, क्योंकि मोदी जी कहते हैं कि भैया चाय नाश्ते के हमारे पास पैसे नहीं है जो तुम आके बैठ के चले जाते हो, तो हम कोई बैठक नहीं करेंगे, हम सीधी राष्ट्रीय एकता करेंगे। बात करें सामाजिक सांप्रदायिक सौहार्द के लिए एक फाउंडेशन बनाया गया, राष्ट्रीय फाउंडेशन। तो राष्ट्रीय सांप्रदायिक सौहार्द के लिए एक राष्ट्रीय फाउंडेशन NFCH की स्थापना हमारे 1992 में हुई थी। गृह मंत्रालय के अधीन ये स्वायत्त निकाय है। यह सांप्रदायिक सौहार्द, भाईचारा और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देता है। और NFCH की बात करें तो इसकी दृष्टि और इसके लक्ष्य क्या क्या है। जो हमारे सांप्रदायिक सौहार्द के लिए राष्ट्रीय फाउंडेशन है, इसकी दृष्टि क्या है उसको देखें। दृष्टि की बात करें तो भारत सांप्रदायिक और हर प्रकार की हिंसा से मुक्त होना चाहिए। ये किस तरह से देखता है कि भारत में कोई भी सांप्रदायिक और किसी भी तरह की हिंसा नहीं होनी चाहिए, जहां हर नागरिक विशेषकर युवा और बच्चे शांति और सौहार्द के साथ रहना चाहिए, अर्थात भाईचारे की भावना के साथ रहना चाहिए। अब इसका लक्ष्य क्या है NAFH का, सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा देना, राष्ट्रीय अखंडता को सुदृढ़ करना, सामूहिक सामाजिक प्रयासों साथ ही साथ जागरूकता कार्यक्रमों से विविधता में एकता को प्रोत्साहित करना, हिंसा प्रभावित लोगों विशेषकर बच्चों तक पहुंचना, भारत की साझी सुरक्षा, शांति और समृद्धि के लिए अंतर आस्था संवाद को बढ़ावा देना इसका लक्ष्य है। लक्ष्य तो ठीक है, लेकिन इसने कुछ किया भी है या नहीं, केवल ये भी केवल बोल बच्चन या बातें करके रह गया। तो इसने क्या क्या किया उसके बारे में बात करते हैं। इसने क्या क्या किया, सामाजिक हिंसा से प्रभावित जो भी बच्चे थे उनकी देखभाल, शिक्षा और प्रशिक्षण, उन जिससे कि उनका पुनर्वास किया जा सके, उनके लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा सके, तो ये कार्य किया। अपने स्तर पर अथवा शिक्षा संस्थाओं, गैर सरकारी संगठनों इत्यादि के सहयोग से ऐसी गतिविधियां आयोजित करना जिससे क्या सांप्रदायिक सौहार्द और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिले। अध्ययन संचालित करना, संस्थाओं और अध्येताओं के अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करना, सांप्रदायिक सौहार्द राष्ट्रीय एकता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए पुरस्कार प्रदान करना, राज्य सरकारों, संघीय क्षेत्रों, प्रशासकों, औद्योगिकी जो वाणिज्यिक संगठन है, गैर सरकारी संगठन और अन्य को संलग्न करके फाउंडेशन के उद्देश्यों को आगे बढ़ाया गया। इस विषय पर सूचना सेवाएं प्रदान करना और मोनोग्राम और पुस्तकों का प्रकाशन करना कि जो हमारी राष्ट्रीय एकता है इसको किस तरह से बढ़ावा दिया जाए। तो इस तरह आज के लेक्चर में हमने राष्ट्रीय एकता से संबंधित सभी चीज़ें जानने की कोशिश की। राष्ट्रीय एकता परिषद की गठन के बारे में बात की, उनकी बैठकों के अंदर किन किन के बारे में चर्चा की गई, इनके बारे में जांच की, और कौन कौन से कारण हैं जिससे हमारी राष्ट्रीय एकता प्रभावित होती है, तो इसके बारे में बात की है। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।